हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो है स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टॉपिक में ही सबसे पहले सीख लेते हैं इनफाइनाइट लैडर को, और फिर कुछ जो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है उसको कैसे बनाएंगे उस पे भी आएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सीखे थे और ये सीखे थे कि जहाँ पे सीरीज पैरेलल काम नहीं करता वहाँ पे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो आइए पहले हम लोग इनफाइनाइट लैडर सीरीज का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद जो है कुछ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम लेंगे, और तब जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है वो सब फिनिश हो जाएगा और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को चेंज करेंगे। देखिए बात ऐसा है कि टाइप्स इतना ज़्यादा मौजूद है कैपेसिटर टॉपिक में कि अब किसी को भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। और चूँकि हम लोगों को लेक्चर वाइज जो है ना वीडियो बना करके देना होता है, तो उसमें एक शॉर्ट पीरियड होता है, तो अब उसमें तो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स तो ज़्यादा होगा ही। अब उसको लेकर के मैं जानता हूँ थोड़ा आप परेशान होते हैं, लेकिन शिक्षक होने के नाते मुझे तो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, ध्यान से देखें। जैसे देख लें 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, देखिए 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2, यही डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी इन्फिनिटी तक जो है यही रिपीट हो रहा है सेम टर्म। जितना हॉरिजेंटल लाइन में है वो 2 माइक्रोफेराड है, वर्टिकल वाला 1। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकालना ए और बी के बीच, क्वेश्चन यही है, ठीक ना। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब थोड़ा समझिएगा इसको। 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2। अच्छा सोचो तो, अगर यहाँ हम ए बोले यहाँ बी बोले, अगर यहाँ इस पॉइंट को हम सी बोले और इसको डी बोले, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और इसको अगर हम पहला सेक्शन को मिटा दिए, देखो फर्स्ट सेक्शन में क्या है 1 और 2, फिर 1 और 2 1 और 2, इसी तरह से ढेर सारा सेक्शन से मिल करके बना हुआ है। अगर हम एक सेक्शन को हटाते तो देखो, तो अभी जो सीरीज बच गया इसको हटा दिए, तो जो बच गया वो कुछ अलग है कि फिर से वही है। तो देखो फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इन्फिनिटी तक है। सोचो तो इन्फिनिटी से अगर एक सेक्शन को हटा ले, इनफाइनाइट सेक्शन हो और उसमें से एक सेक्शन हटा ले, तो कितना बचेगा? तो जाहिर है इनफाइनाइट। समझ लो कि समंदर से कहो 1 बाल्टी पानी निकाल लिए हैं, अब कितना बचेगा? तो समझो वही कि वही बचेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ने को है। तो वैसे ही इनफाइनाइट सेक्शन है, अगर एक सेक्शन हम हटा भी लें तो फिर भी उतना ही के उतना ही बचेगा। यानी अगर तुमसे कोई कहे कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यही जो है ना रिपीट हो रहा है, इसको ऐड करके बताओ, तो कोई कहा नहीं बहुत हार्ड पूछ दिए, तो हम बोले अच्छा रुको एक मिटा देते हैं। तो क्या एक को मिटा देने से क्वेश्चन बदल गया? ये क्वेश्चन वही का वही रह गया। तो जाहिर है क्वेश्चन वही के वही रह गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का रूल क्या है कि जब नंबर ऑफ सेक्शन रिपीट होते जाए और इनफाइनाइट हो, तो क्वेश्चन कैसे बनाना है। बोलेंगे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालो, चाहे सी और डी के बीच निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ए और बी जो है के बीच अगर काम कर रहे हैं तो जो आएगा सी और डी के बीच भी वही आएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ये भी इनफाइनाइट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। इनफाइनाइट से एक हटा देने से भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेट सी ए बी, मतलब ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट और सी और डी के बीच जो इक्विवेलेंट C0, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं।
ठीक ना। सी और डी के बीच निकालें चाहे ए और बी के बीच निकालें। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है कि अगर हम सारे कैपेसिटर को हटा दें और उसके बदले अगर कोई एक कैपेसिटर लिखना होगा तो क्या वैल्यू लिखें, उसी को तो इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखो अब इसी को हम लोग ऐसे बनाएं। यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए है 2 माइक्रोफैराड और ये जो है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। और यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ डी है। तो बोलेंगे कि सी और डी के बीच जितना भी कैपेसिटर है सब का इक्विवेलेंट क्या है, सी नॉट। यानी सब को हटा करके यहाँ सी नॉट लिख दो। इसलिए टेक्निक ऐसे याद रखना है कि जब भी इनफाइनाइट नंबर में सेक्शन हो, एक सेक्शन को रख लो, अब बाकी सब को मान लो सी नॉट, ठीक ना। बाकी सबको सी नॉट एज्यूम कर लो। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों जो है सीरीज में है और ये दोनों मिलके इसके क्या है, पैरेलल। देख लो ये दोनों सीरीज में है, तो बोलेंगे क्या, C1 इंटू C2 यानी 2 इंटू सी नॉट, 2 प्लस सी नॉट, ये दोनों मिल करके हुआ और दोनों इसके पैरेलल में है तो +1। यानी अब अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इतना बोलना पड़ेगा। और जैसा कि मुझे मालूम है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितने के इक्वल है, सी नॉट के, तो सी ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी नॉट। तो 2C यहाँ देख लेना, ठीक ना। यहाँ सी नॉट क्यों लिखे, क्योंकि सी और डी के बीच इक्विवेलेंट निकालो, या सी ए और बी के बीच है तो सी नॉट ही। तो 2 प्लस सी नॉट, 2C नॉट, 2 प्लस सी नॉट, मल्टीप्लाई करो, 2C नॉट प्लस सी नॉट स्क्वायर, 3C नॉट प्लस 2। तो 3C नॉट को इधर ले जाओ, सी नॉट स्क्वायर माइनस सी नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसी को जो है सॉल्व करना, तो देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी नॉट का वैल्यू निकालें तो माइनस भी तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी में तो -1 है, -1 स्क्वायर -4 इंटू 1, सी के जगह -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देखो तो कितना आ गया, 1। और ये देख लो 9 हो गया, +-3 डिवाइडेड बाई 2। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो प्लस वाला केवल साइन लो, 4/2 यानी आंसर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। बस आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आना चाहिए ये। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। अब आइए इस क्वेश्चन को देखें। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर बाय द वे पूछे तो कैसे बनाएंगे। जैसे C, अगला स्टेप में K इंटू सी, K इंटू सी, फिर K²C, मतलब हर सेक्शन वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं और K से मल्टीप्लाई होते जा रहा। ठीक, तो लैडर तो वैसा ही बना हुआ जैसा पिछला क्वेश्चन में बना हुआ था, लेकिन कैपेसिटेंस जो है ना वो K से मल्टीप्लाई होते जा रहा। तो देखो इसमें हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर सब C होता, मान लो सब C होता, तब हम A और B के बीच इक्विवेलेंट बोलें या C और D के बीच इक्विवेलेंट बोलें
कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समझो सी के सी। तो एक सेक्शन हटा भी देते तो वही ना सेक्शन रिपीट होते जाता। लेकिन सी और डी के बीच जो कैपेसिटर है उसमें के से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर लेट सी ए बी, मतलब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट अगर सी नॉट, देन सी और डी के बीच जो इक्विवेलेंट होगा ना उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट सी नॉट है तो सी और डी के बीच जो होगा उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा रूल है। अब जो है इस प्रॉब्लम को बनाएं कैसे। अब फिर से इसको हम लोग नया डायग्राम बना रहे हैं। बोलेंगे सी है, ए भी जो है वो सी है, और ये जो है के इंटू सी नॉट, मुझे वैल्यू निकालना है सी नॉट। तो ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालें तो ये दोनों है सीरीज में, तो C इंटू के सी नॉट डिवाइडेड बाई C प्लस के सी नॉट, और दोनों मिलके इसके पैरेलल प्लस C, और सी ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी नॉट के। तो के सी इंटू सी नॉट, नीचे में तो हो गया C प्लस के सी नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर के सी नॉट। अब इधर मल्टीप्लाई किया जाए सी नॉट के सी नॉट स्क्वायर के सी नॉट, और देख लो के सी नॉट यहाँ भी है तो कितना हो गया 2 के सी नॉट प्लस सी स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है ना। देखो तो के सी नॉट स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये है सी नॉट, देख लो सी नॉट, और ये है 2 के सी नॉट, तो हम लोग इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस, ध्यान से देखो 1 माइनस 2 के सी नॉट, सही लिखे ना। इसको इधर ला करके कॉमन ले लिए सी नॉट को, और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो एक बार मिला लेते हैं, के सी नॉट स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, चलो बिल्कुल सही है, सी स्क्वायर को भी इधर ला दिए। अब सॉल्व किसके लिए करना है, सी नॉट के लिए, तो सॉल्व किया जाए। सी नॉट के लिए सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी, तो इसके आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक बात और देखना, यहाँ सी भी न है बी में, तो क्योंकि सी नॉट का वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 के इंटू सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह क्या लिखेंगे तो के, 4ac, और c के जगह हो गया माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू के। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। वे माइनस को गायब करना चाह रहे हैं तो 2k माइनस 1 लिख दीजिए, तो 2k माइनस 1 सी प्लस, देख लें ब्रैकेट में क्या आया, यहाँ भी सी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी सी स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो अगर हम लोग सी को कॉमन निकाल लें, सी स्क्वायर कॉमन करेंगे ना तो सी बाहर हो गया, तो बचा क्या, तो बच गया 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर,
देखो स्क्वायर है तो 2k माइनस 1 होल स्क्वायर लिखो, चाहे 1 माइनस 2k, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। प्लस यहाँ बच गया 4k डिवाइडेड बाई 2k, यही आंसर हो गया। अब इसी को अरेंज कर लेंगे। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू अगर दिया हुआ है C का कि इतना माइक्रोफैराड है या K का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर लेंगे। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा नहीं जाता, अभी तक तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाए तो इसमें नया कुछ नहीं करना। A और B के बीच अगर C0 है तो C और B के बीच K इंटू C0 होगा। तो चलिए इसको लिख लें। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, निकालना वही है कैपेसिटेंस A और B के बीच में। जैसे एक प्लेट यहाँ, दूसरा प्लेट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 प्लेट इस तरह से रखा हुआ। इसी तरह से ना 2 प्लेट को रखते हैं तो बोलते हैं कि एक कैपेसिटर हो गया। तो सोचो एक कैपेसिटर A हो गया, फिर एक A हो गया, एक A हो गया, यानी 4 प्लेट मिला तो 3 कैपेसिटर बन गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका प्लेट एरिया जो है वो A है और दोनों प्लेट के बीच का गैप D है, गैप D है, इस तरह से दिया हो। तो अगर ये केवल 2 ही प्लेट होता तो कैपेसिटेंस पूछा जाता तो हम लोग क्या बोलते, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस यही होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सोचो A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना, कैसे निकाला जाए। एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड, कंडक्टिंग वायर से दोनों आपस में कनेक्टेड। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। ये है पॉइंट A तो ये भी A, कारण कि तो सब A पॉइंट, इस प्लेट को A बोले हैं, इसको B बोले हैं तो ये B। लेकिन ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इसको बोल दें D तो जाहिर है इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, D, है ना। डायरेक्ट कनेक्टेड जो है प्लेट इक्वल पोटेंशियल पर है, तो इसको D बोलेंगे तो इसको भी बोलेंगे D। अब देखें A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और एक नया पॉइंट D आया है। तो चलो नया पॉइंट D आया है, बोलेंगे A और D के बीच एक कैपेसिटर, तो A और D के बीच एक कैपेसिटर। देख लो ये A है, ये D है, एक के पास। दूसरा फिर A और D के बीच एक और कैपेसिटर, तो A और D के बीच एक और कैपेसिटर। अब चलो D और B के बीच एक कैपेसिटर, तो D और B के बीच एक कैपेसिटर, है ना। और सबका कैपेसिटेंस इक्वल है C के, मतलब जो इसका कैपेसिटेंस वही इसका, वही इसका, जो C के इक्वल है। पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या है भाई इसमें दिमाग लगाना। ये दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों पैरेलल है तो दोनों मिलके 2C, और 2C C के साथ सीरीज में है तो 2C इंटू C बाई 2C प्लस C। देखो तो 2C स्क्वायर बाई 3C यानी हो गया 2C बाई 3 यानी 2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चलिए बस आंसर हो गया, है ना आसान। अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन तो फिर वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप देखिए 4 प्लेट है, ठीक ना, 4 प्लेट है, ठीक ना।
देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है। बीच का गैप जो है वो डी है, देख लो बीच का गैप डी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। ध्यान से देखें, ए और बी के बीच ये है और ये बी है, और ये दोनों जो है एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आप बना के दिखा दें, उसी के तरह से है ना। तो चलिए पहले तो इसको लिख लें आप। चलिए उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे इसको। क्या रिजल्ट आया, चलिए अब मिलाइए। जैसे ये पॉइंट ए है तो ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया। इसको अगर डी बोलेंगे तो जाहिर है ये भी डी हो गया। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, एक पॉइंट आ गया डी, तो चलो एक पॉइंट आ गया डी। ए और डी के बीच एक कैपेसिटर, तो चलो ए और डी के बीच एक कैपेसिटर। ए और बी के बीच एक कैपेसिटर तो ठीक है, ए और बी के बीच भी एक कैपेसिटर। फिर बी और डी के बीच एक कैपेसिटर, चलो बी और डी के बीच एक। ठीक, सब तो इक्वल कैपेसिटेंस है, सबका प्लेट एरिया दिया हुआ है ए और सेपरेशन डी दिया हुआ। तो देख लो, तो ये दोनों हो गया सीरीज में, तो C और C मिलके तो सीरीज में है तो C/2 हो गया, और दोनों मिलके ये C/2 और C पैरेलल में तो इक्विवेलेंट हो गया C + C/2 यानी 3C/2। तो सोचो तो कितना हो गया, अब C के जगह ε0 A/d, यही ना आंसर हो। अब देखो क्वेश्चन जो है अब इस तरह से लेते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन देख करके जरूर डर लगता है सब आसान क्वेश्चन, और जो मेथड भी बता रहे हैं ना वो इतना सिंपल मेथड है कि उसमें कोई दिक्कत होने को है ही नहीं। देखिए 4 प्लेट लिए थे, अब की क्या करते हैं, एक प्लेट और बढ़ा देते हैं, है ना। इसके बीच का गैप डी है, ये डी है, ये डी है, ये भी डी है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, ए कहाँ बी कहाँ, है ना। अब इसको समझिएगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसे कह दिया, ये दोनों प्लेट को मिला करके यहाँ ए बना दिया, और ये दोनों प्लेट को मिला करके यहाँ मान लो बी बना दिया। कह रहा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बतलाओ, कैसे बनाया जाए, है ना। तो चलिए आप लोग एक बार ऐसा करें, इसको खुद से ट्राई कर लें और फिर आपको बतलाते हैं। एक बार ट्राई कीजिए। चलिए हो सके आप लोग ट्राई कर लिए हों। आइए मिलाइए आंसर को। ये पॉइंट ए है तो जाहिर है ये भी ए हो गया, ये भी हो गया ए। ये बी है तो ये बी हो गया, और ये भी बी हो गया। यहाँ कुछ नाम नहीं पड़ा, चलो नाम कुछ दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं। बोलेंगे ए और बी के बीच में एक नया पॉइंट आया डी। अब देखो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर। ए और डी के बीच एक कैपेसिटर, तो ए और डी के बीच एक कैपेसिटर। ए और डी के बीच एक और कैपेसिटर, तो ए और डी के बीच एक और कैपेसिटर। फिर ए और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, लेकिन डी और बी के बीच कोई कैपेसिटर नहीं आया, तो इसका आंसर क्या होगा जी? क्या होगा, थोड़ा सोचो बढ़िया से। किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच। और ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, देख लो बढ़िया से। कितना रास्ता है? केवल 2 रास्ता है, ऐसे और ऐसे। ये तो रास्ता ही नहीं है, तो जाओ यहाँ फिर घूम के चले आओ यहीं।
बस समझना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक नया सीख भी दे रहा है। यानी ये दोनों कैपेसिटर यूजलेस है। यूजलेस इसलिए है क्योंकि वो ए से बी के रास्ते में पड़ ही नहीं रहा है। हाँ, अगर यहाँ भी एक कैपेसिटर होता तब जो है ये दोनों पैरेलल, दोनों मिलके सीरीज तब काम करते। यानी बस हमको इसी दोनों का काम करना, और जाहिर है दोनों पैरेलल है तो C प्लस C आंसर हो गया 2C, और C का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना। आसानी से बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, तब तक इसको लिखें। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। ढेर सारा क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं ना क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना रहे। इस टाइप के प्रॉब्लम देखते ही आपको लगे कि बना देंगे। जैसे देखो ये प्लेट है तो ये लिखे, ये बी है तो यहाँ बी लिखे, बी लिखे, और इसको अगर डी लिखे तो देखो ये सब डी लिखे। अब जो है ए और बी के बीच एक पॉइंट डी बनाना, ए और डी के बीच एक कैपेसिटर, डी और बी के बीच एक कैपेसिटर, चलो बी और डी के बीच एक और कैपेसिटर, बी और डी के बीच एक और कैपेसिटर, है ना। 3 कैपेसिटर हो गया। देख लो डी और बी, बी और डी, डी और बी, है ना। कितना आसान हो गया। ये तीनों मिल करके तो 3C हो गया। ये C है, सीरीज में हुआ C इंटू 3C, C प्लस 3C, यानी 3C स्क्वायर बाई 4C हो गया 3/4C। चलिए 3/4 C के जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही तो हो गया। चलो बन गया, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक लिखे इसको। चलिए देखिए उसी क्वेश्चन को बस पूछने का ढंग बदल दिया गया है। देखने में आपको नया क्वेश्चन लगे। कह रहा है देखो 4 ठो प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच एक बैटरी लगा दिए और ये दोनों प्लेट को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। ये बतलाओ इस अरेंजमेंट को बैटरी जो है कितना चार्ज सप्लाई करेगा। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख करके लग रहा है कि तो बहुत अजूबा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन देखो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस साइड को अगर हम A बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल है इस साइड को हम B बोलते हैं, तो ठीक ये प्लेट A हो गया, ये प्लेट B हो गया। अगर इस प्लेट को हम D बोलें तो जाहिर है डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसको भी D बोलना पड़ेगा। अब आप नया डायग्राम बना लें, A और B। A और B के बीच एक तो बैटरी है, तो चलो एक बैटरी बना लें, और ये भी है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड है, निगेटिव B से कनेक्टेड है। चलो बैटरी का EMF है A। अब जो है A और D के बीच एक कैपेसिटर, तो चलो मान लो यहाँ D है, A और D के बीच एक कैपेसिटर, A और D के बीच एक और कैपेसिटर, चलो 2 कैपेसिटर हो गया A और D के बीच। फिर D और B के बीच एक कैपेसिटर, तो D और B के बीच एक कैपेसिटर। समझ लो A और D, A और D, A और D के बीच 2 कैपेसिटर और D और B के बीच एक कैपेसिटर। चलो बन गया। अब समझ लो ना कि हम सर्किट वाला प्रॉब्लम बना रहे हैं। बैटरी का क्वेश्चन पहले भी बनाए हो ना, ये कितना चार्ज डिलीवर किया यही तो पता लगाना है। हालांकि इसको हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, पहले तीनों को मिला करके एक कैपेसिटर बना लो, तो C और C 2C हो गया, ये दोनों मिल के 2C, और ये हो गया C। ये अलग बात है कि C का जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्वेश्चन जब देता है ना तो एरिया का वैल्यू दे देगा, बीच का गैप दे देगा। अब बतलाओ ये दोनों सीरीज में ना है 2C और C, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे, मान लो इक्विवेलेंट को हम C नॉट बोलें तो बोलेंगे 2C इंटू C बाई 2C प्लस, यानी 2C बाई 3। अब माइंड में ये सोचो 3 कैपेसिटर नहीं है, सिंगल कैपेसिटर है,
और उसको किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। सिंगल कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो 2C/3। पूछा जरा बतलाओ बैटरी कितना चार्ज डिलीवर किया, बैटरी कितना चार्ज डिलीवर किया, चार्ज पूछा जा रहा। तो बोलेंगे ना, याद करो जब हम लोग बैटरी का प्रॉब्लम बनाना शुरू किए थे तो पहला क्वेश्चन यही था कि सिंगल कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ोगे तो उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल, यानी Q डिवाइडेड बाई 2C/3 इज इक्वल टू E, यानी Q कितना 2C/3 इंटू E। बस C का जो वैल्यू है ε0A/d रख लेंगे, यही आंसर हो गया। बैटरी इतना ही जो है चार्ज डिलीवर किया है। और आप जानते हैं बैटरी तो वैसे एक तरफ जितना प्लस दूसरे तरफ उतना ही माइनस, लेकिन हम लोग बोलते हैं हमेशा मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ गए, लिख लीजिए पहले इसको। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखें। दो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर जिसका दोनों आउटर प्लेट जो है ना आपस में कांटेक्ट में, और ये देख लो दोनों इनर भी आपस में कांटेक्ट में। क्या सिखाए थे कि अगर दो कैपेसिटर हो, जैसे दो कैपेसिटर है तो 4 प्लेट हुआ ना, तो कोई दो प्लेट अगर आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हो, अब बचा हुआ दूसरा भी दो प्लेट अगर आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यानी ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका दोनों जो है इनर प्लेट आपस में कनेक्टेड है इस वायर से, और दोनों आउटर आपस में कनेक्टेड है। यानी समझ लो ये दो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों पैरेलल में है। कैपेसिटेंस दिया हुआ 2.2 माइक्रोफैराड, तो जाहिर है पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा, C + C 2C, यानी 4.4 माइक्रोफैराड हो गया। यानी माइंड में समझो कि एक सिंगल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हो गया 4.4 माइक्रोफैराड। समझा ना, 4 क्योंकि ये 2C हो गया, 2 × 2.2 माइक्रोफैराड यानी 4.4 माइक्रोफैराड। और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट। क्वेश्चन में कह रहा है ये बतलाओ बैटरी कितना चार्ज डिलीवर किया, बतलाओ ना। कितना आसान है, यहाँ से चार्ज डिलीवर हुआ, मान लो Q - Q। जानते ही हो जब सिंगल कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल Q/C0 बैटरी के ईएमएफ के इक्वल C × E0। बस बंद तो गया, यही आंसर हो गया। अब C के वैल्यू, हाँ यहाँ C0 है ना, C0 × E। बोलो C0 का वैल्यू कितना है, 4.4 माइक्रोफैराड, आई है 10, यानी कि 44 माइक्रोकूलम। यही तो आंसर होगा, नोट कर लो। हाँ जी, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक मेटल प्लेट और दूसरा जो मेटल प्लेट है ना, ये स्टेयर जैसा, सीढ़ी जैसा बना हुआ दे दिया है। इसका पूरा प्लेट एरिया ये है और ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, यानी समझो ये A/3 एरिया, ये भी A/3, ये भी A/3। मान लो इसको हम बोल दे रहे हैं M और इसको बोल दे रहे हैं N। कहा जा रहा है M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो, ठीक। तो पहले सोचिए, अगर एक्यूरेट ऐसे पैरेलल होता, केवल दो प्लेट ऐसे पैरेलल होता और बीच का गैप D होता, तो हम लोग सीधे क्या लिखते, ε0A/t। नहीं, सीधे लिख देते ε0A/t। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी A/3 एरिया तक जो है बीच का गैप D है, फिर यहाँ से यहाँ तक बीच का गैप कितना हो गया, D + B, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग गैप है। मतलब समझ लो एक तरह से ये 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया, एक A फिर 2 3। अब इसको हम
सीरीज में लें, पैरेलल में लें, कैसे लें? तो देखो, अगर ये एम है तो जाहिर है सब पॉइंट एम हो गया, डायरेक्ट कनेक्टेड जितना भी पॉइंट है एम है। और अगर ये एन है तो ये भी सब पॉइंट तो एन है। तो सोचो, एम और एन के बीच मुझे कैपेसिटेंस निकालना। तो अगर इस कैपेसिटर का बात करें जिसका एरिया है A/3, तो सोचो M और N के बीच एक कैपेसिटर, तो चलो एक कैपेसिटर, इसके कैपेसिटेंस को अगर हम C1 बोलें तो आप साइलन नॉट एरिया A/3 बीच का गैप D। अब चलो M और N के बीच, देखो यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर अलग हो गया, इसको अगर हम C2 बोलें तो एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3 बीच का गैप D+B, और इसको एक कैपेसिटर बोले C3, तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट A/3 D+2B हो गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों पैरेलल है, C1 + C2 + C3, तो एप्सिलॉन नॉट A/3/D, एप्सिलॉन नॉट A/3 D+B, एप्सिलॉन नॉट A/3 D+2B। बताइए रिजल्ट क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A/3 1/D 1/D+B 1/D+2B। बस आंसर हो गया, और क्या, इसमें तो कोई दिमाग लगाना है नहीं। चलिए नोट कर ले इसको भी। हाँ जी, जैसा अब क्वेश्चन देखिए, कुछ जो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है उस तरह के क्वेश्चन को, जैसे कहा गया ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। लेकिन इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कोई भी आपको दो कैपेसिटर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सीरीज में दिखाई पड़े या पैरेलल में दिखाई पड़े। क्या ये तीनों सीरीज में है? नहीं, ये दोनों जो है सीरीज में होता अगर ये ब्रांच नहीं होता। ठीक ना, बढ़िया से देख लीजिए, आपको कोई सीरीज पैरेलल में नजर आने वाला नहीं। हाँ, सबका कैपेसिटेंस C दिया हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं C जो है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। कैसे निकाला जाए? देखो भाई, जब सीरीज पैरेलल में है ही नहीं तो ABCD लिखने से तो कोई फायदा है नहीं। मेथड है, बहुत सारा मेथड है। आइए हम लोग चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बनाते हैं, थोड़ा समझे ना। ए को समझो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, बी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ए से जब चार्ज चलेगा तो चार्ज इधर से भी जाएगा, चार्ज इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। देख लो, तो ये जो रास्ता है और ये जो रास्ता है एक जैसा है क्या? थोड़ा सोचो तो, इस लाइन पर बीच में अगर एक आईना रख दो, एक मिरर रख दो, तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो ऐसा इमेज बन जाएगा क्या? यानी यहाँ एक मिरर रख दें तो एग्जैक्टली ऐसा ही इमेज बन जाएगा। यानी ये जो लाइन AB है ना, उसके अबाउट ए सिमेट्री है। यही नहीं, अगर परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो और ऐसे अगर मिरर रख दो तो ऐसा ही इमेज इधर बन जाए, यानी परफेक्ट सिमेट्रिकल एक क्वेश्चन है। तो देखो, जैसा पाथ ये है वैसा ही पाथ ये है। तो अगर इधर चार्ज जाएगा Q तो गारंटी है इधर भी Q।
लेकिन ये रास्ता तो अलग है, कारण कि इसमें देखो 3 कैपेसिटर 2 ब्रांची तो बिल्कुल अलग है, तो इसमें दे दिए क्यू डैश। वैसे ही सोचो अगर बी से ए पर आते तो जैसा रास्ता ये है वैसा ही ये है, तो अगर इसको बोलेंगे माइनस क्यू तो इसको बोलना पड़ेगा माइनस क्यू डैश, है कि नहीं? ये तो एक्यूरेट वही बात है, ए से चले या बी से चले। हाँ, रूल है कि ए बैटरी के पॉजिटिव से है तो इधर से पॉजिटिव चार्ज डिलीवर होगा, उधर से नेगेटिव, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर इसको क्यू क्यू है तो इसको माइनस क्यू क्यू होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्यू तो ये हो गया माइनस क्यू, तो वैसे ही ये क्यू तो ये हो गया माइनस क्यू। अब सोचो अगर इसको जो है हम बोल दें क्यू डबल डैश, हालांकि जानते हो इससे थोड़ा दिक्कत ना हो जाए डैश वगैरह, हम इसको Q1 बोल दे रहे हैं, इसको भी Q1, इसको बोल दे रहे हैं Q2, वैसे ही माइनस Q1 माइनस Q2। देख लेना अब जो है ना ये Q2 तो ये तो माइनस Q2 होगा ही, ये माइनस Q2 तो ये प्लस Q2 होगा ही। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये प्लेट और ये प्लेट तीनों आइसोलेटेड है ना, तो तीनों पर टोटल चार्ज का सम 0 होगा। तो अगर ये माइनस क्यू है, इसको अगर Q3 बोले तो ये क्या होगा, तीनों का सम 0। अच्छा ये Q1 है, Q1 देख लो, यहाँ माइनस Q1 है भी प्लस Q1, ठीक, यहाँ भी Q1 देख लो, ये माइनस Q1 इसको मान लिया है Q3, तो इस पर इतना चार्ज देना है कि तीनों का सम क्या हो जाए 0। तो तीनों के सम 0 होने के लिए ये Q1 माइनस Q3 होना चाहिए। देख लो आप तीनों को ऐड करो, 0 हो जाएगा क्या, तो 0 हो गया। ये Q3 तो ये क्या हो गया जी, माइनस Q3। ये Q1 माइनस Q3 तो ये क्या होगा, Q3 माइनस Q, क्योंकि आगे माइनस लगाएंगे ना। फिर थोड़ा सोचना, जैसे यहाँ बोले Q3 इधर, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा Q3 इधर, क्योंकि हूबहू जो इसका सिचुएशन है वही तो इसका है। इधर से जो ब्रांच जैसे निकला था, यहाँ एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच, तो वही काम तो यहाँ भी है। तो यहाँ भी Q3 तो जाहिर है यहाँ भी हो जाएगा Q1 माइनस Q3, क्योंकि इन तीनों का सम 0। तो ये Q3 तो ये माइनस Q3, देख लो ये Q1 माइनस Q3 तो ये Q3 माइनस Q1। एक एक्यूरेटली एक जैसा तो बात है। अगर मान लो दिमाग में आए कि इस पर चार्ज क्या दें, तो देख लो ये तीनों मिल के 0 होना ना चाहिए, तो ये तीनों मिल के 0 होने के लिए सोचो ये Q3 माइनस Q1 और ये Q1 है, तो ये दोनों मिल के तो Q3 हो गया, तो जाहिर है यहाँ माइनस Q3 तो यहाँ हो गया प्लस Q। वैसे ही देखो यहाँ भी ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट है, तीनों का सम 0 होना चाहिए, यही दोनों को जोड़ोगे तो Q3, तो ये माइनस Q3 ये Q3। चलो देखो लूप तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग होशियारी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए तो अननोन मेरा 3 ही आया है, Q1 Q2 और Q3। निकालना मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो लेट C0 बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक ना। A और B के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C0 है। तो आप मेथड क्या जानते हैं, मेथड यही ना जानते हैं कि टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल कितना चार्ज डिलीवर किया, तो इधर गया Q1 यहाँ Q2, तो टोटल चार्ज कितना डिलीवर किया 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो A और B के बीच, तो डिवाइडेड बाय VA माइनस VB, तो 2Q1 प्लस Q2 VA माइनस VB।
अब A से B तक चलना, तो यहाँ से यहाँ जाए तो Q2/C, फिर यहाँ से यहाँ जाए फिर Q2/C, तो देखो तो कितना हो गया, ऊपर में 2Q1 प्लस Q2 और नीचे में Q2/C प्लस Q2/C, 2Q2/C, यानी कि C0 जो हो गया 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2Q2 इंटू C, ये इक्वेशन A है। अब मुझे Q1 और Q2 का रिलेशन चाहिए। Q1 Q2 अगर निकल गया तो प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो अगर इस क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं होता, मतलब जो चार्ज इधर वही चार्ज इधर नहीं होता, जो इधर वही इधर नहीं होता, तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि लगभग बनाना असंभव जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 लूप है और जितना लूप होता है ना उससे एक ज़्यादा नोन आ जाता है। 6 इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ लो कि वो 9 के बराबर बनने का चांस है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो उसमें क्या करेगा कि वो सिमेट्री को इन्वॉल्व कर देगा। इसी क्वेश्चन को ऐसा कर देता ना, ये C है, ये 2C है, 3C, 4C, 5C, 6C, कुछ अलग अलग वैल्यू दे देगा, तब समझ लो कि ये क्वेश्चन जो है बनाना एकदम बहुत मुश्किल काम हो गया। और वैसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनाने में 1.5-2 घंटा लगेगा। अब ध्यान से देखें, अब आगे कैसे काम करें। तो ठीक है, नाम दिया जाए। ये तो पॉइंट खैर ए है, इसका नाम D रख लेते हैं, E रख लेते हैं, F रख लेते हैं। बारी बारी से जो है ना 2 ठो लूप में आप मूव कीजिए, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालिए। तो चलिए एक बार हम इस लूप में मूव करें, फ्रॉम लूप DEFD। तो देख लो D से E आएंगे Q1 माइनस Q3/C, E से F जाएंगे माइनस Q3/C, F से D जाएंगे माइनस Q3/C इज इक्वल टू 0। देखो C LCM होके गायब हो गया, Q1 माइनस 3Q3 इज इक्वल टू 0, यानी Q1 हो गया 3Q3। चलो जी, एक इक्वेशन तो हो, Q1 निकल गया। अब कोई दूसरा लूप में मूव कर जाओ। चलो इस लूप में चलते हैं, फ्रॉम लूप इसका नाम दे ADFA। सोचो तो A से D गए Q1/C, D से F आए Q3/C, F से A गए माइनस Q2/C इज इक्वल टू 0, है ना। C LCM हो गया, तो क्या बच गया देख लो, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आगे सॉल्व करना है, तो Q1 का वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं और Q2 निकल जाएगा। Q1 Q2 दोनों यहाँ लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले तो आप इसको लिख लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए देखें, उसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। Q1 का वैल्यू हम लोग 3Q3 निकालें, तो 3Q3 प्लस Q3 माइनस Q2 0, यानी Q2 का वैल्यू 4Q3 आया। अब जो है इक्वेशन ए में वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो C0 इजकल टू 2Q1, Q1 के जगह 3Q3 प्लस Q2 4Q3 डिवाइडेड बाई 2Q2 4Q3 इंटू C। तो 6 प्लस 4 10Q3 बाई 8Q3 इंटू C, 5/4 इंटू C, यानी आंसर हो गया 5C/4। ठीक ना, इक्विवेलेंट के पास सीटेंस कितना आ गया, 5C/4। अब C का वैल्यू जो दिया रहे, ठीक है। ये देखो, ये तो एक मेथड हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक ना। पहले इसको लिख लेना,
इसको मिटा रहे हैं तो पहले से लिखे हुए हो गए हैं। देखें इसी सेम क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं। देखो इसी में फोल्डिंग मेथड भी होता है, उसके हेल्प से भी हम लोग काम करते हैं। और एक काम जो यहाँ हम लोग कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। जैसे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन से एक बात पता चला कि देख लो यहाँ Q2 माइनस Q2 Q2 माइनस, यानी कि एक लाइन में सीधे चार्ज चला गया Q2। ये देखो ना Q3 माइनस Q3 Q3 माइनस, यानी एक लाइन ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मतलब कि सोचो थोड़ा सा, ठीक ना, चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझो किया हुआ। अब उसके आगे काम, अगर हम लोग इस जंक्शन को मिटा के ऐसे भी कर देते तो क्या चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ता? देखो ये Q3 माइनस Q3, ये दोनों आइसोलेटेड, तो ये माइनस Q3 तो ये प्लस Q3, वही डिस्ट्रीब्यूशन रह जाता कि नहीं। फिर देखो अगर हम लोग इस जंक्शन को हटा करके अगर ऐसे कर देते, ठीक ना, ये पॉइंट F को जंक्शन वाला, तो क्या इधर भी फर्क पड़ता? नहीं ना। इधर तो फर्क पड़ना नहीं। देखो Q2 माइनस Q2, ये दोनों आइसोलेटेड है, तो ये माइनस Q2 तो प्लस Q2, यानी कि ठीक है हम लोग मेहनत करके बनाए। अगर हम लोग इसको इस तरह के फिगर में कन्वर्ट कर लेते, अगर शुरू में ही समझ में आ जाता कि ये जंक्शन को हटाने से चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तब तो अब ये प्रॉब्लम तो सीरीज पैरेलल से भी बन जाएगा। देखो ये दोनों सीरीज में है, जंक्शन हटते ही सीरीज में दिखने लगा, तो C और C मिलके C/2, तो C और C मिलके C/2। ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C, सोचो C/2 प्लस C 3C/2, यानी ये जो ट्रायंगल है वो 3C/2 हुआ क्या? वैसे ही ये भी ट्रायंगल 3C/2 हुआ क्या? यानी चाहो तो इसी फिगर को और आसान करके बना सकते हो। इधर A B, ये C है, ये जो है 3C/2, और ये C। इसी तरह से बीच वाला देखो, तो C और C हो गया C/2, ये C 3C/2, ये C। देख लो अभी सीधा हो गया कि नहीं। वही क्वेश्चन अब सीरीज पैरेलल से भी बन सकता है ना, ऑल्टरनेट मेथड समझो। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी ये सब क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ बहुत सारा सिमेट्रिकल क्वेश्चन बताएंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे, तो कुछ रजिस्टर वाला में भी काम करेंगे और वो एक एक्यूरेटली ये सब क्वेश्चन मिलेगा, बस रेजिस्टेंस होगा, मेथड सब यही रहेगा। ध्यान से देखना, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है और तीनों मिलके पैरेलल में, तो जितना इसका वैल्यू है उतना ही तो इसका है। तो इन तीनों का क्या होगा, थोड़ा ऐसा कर निकाल लेते हैं। 1/C 3C/2 1/C, चलो 1/C 1/C 2/C, ये हो गया 2/3C। देख लो तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे 8/3C, यही ना हो गया। तो C1 का वैल्यू 3C/8, सोच लो ये है 3C/8, ये भी है 3C/8 और ये है C/2, और तीनों पैरेलल में, तो 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2। थोड़ा सॉल्व करो तो इसको कितना आ रहा, LCM 8, 3C प्लस 3C प्लस 4C। देख लो क्या रिजल्ट आया, ऊपर में हो गया 10C डिवाइडेड बाई 8, यानी 5C/4। बस यही आंसर हो गया, और बन गया क्या। तो चलो ये तो हम लोग सीख गए। और भी इसका मेथड है, फोल्डिंग करने का मेथड है कि यहाँ से अगर फोल्ड कर दिए इस पर ओवरलैप कर जाएगा,
तो खैर अभी वो सब चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, उसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। जितना भी अब इस टाइप का क्वेश्चन मिले उसको ट्राई करना। अब देखिए कुछ टाइप हम लोगों को बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है ना कि अगर दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दें तब लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह कैसे देखा जाता है, या एक चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है। बस 2-3 टाइप बचा हुआ है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।